ऑपरेशन सिंदूर और खुदाई कानून। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में इंडिया पाकिस्तान की जंग अपनी तवालत के लिहाज से बहुत मुख्तसर लेकिन अहमियत के लिहाज से बहुत गैर मामूली है। लोग इस पर फौजी और सियासी पहलुओं पर बात कर रहे हैं, मगर हम इसके पीछे खुदा की ताकत का ज़ुहूर देखते हैं और इसी की तफसील आज करेंगे। हमारी दुनिया जिसमें बज़ाहिर इंसानों का राज नज़र आता है, वो दरअसल खुदा की दुनिया है। खुदा अगरचे गैब में है, मगर वो जो चाहता है करता है और इसके लिए असबाब ही को इस्तेमाल करता है। ज़ाहिर भी निगाहों को हर जगह असबाब नज़र आते हैं, मगर हकीकत को देख लेने वाली निगाहें जान लेती हैं कि ये खुदा है जिसने असबाब की डोरियों को हिलाया और हालात व मामलात बदलना शुरू हो गए। ये बात अलबत्ता समझने की है कि फ़र्द के मामले में मुकम्मल सज़ा व जज़ा रोज़ क़यामत बर्पा होगी, मगर कौमों का महशर यही दुनिया है और यहाँ खुदा अखलाकी बुनियादों पर कौमों के उरूज ज़वाल का फ़ैसला करता है। किसी को मोहलत और किसी को सज़ा देता है। यही इस जंग में हुआ, जिसे समझना ज़रूरी है। ऑपरेशन सिंदूर से कबल अमरीका दुनिया की वाहिद सुपर पावर था और भारत की यह हैसियत दुनिया मान चुकी थी कि वो एक उभरती हुई आलमी ताकत है। खुद भारत का अपने बारे में ये यकीन पुख्ता हो गया था कि वो इलाकाई सुपर पावर है जिसके सामने कोई सर नहीं उठा सकता। भारत में अक़लियतें और ख़ास तौर पर मुसलमान इंतहाई खौफ के आलम में जिंदा थे। गांधी का सेक्युलर भारत तहलील हो रहा था और मोदी का जादू सर चढ़कर बोल रहा था। ऐसे में भारत में पहलगाम में दहशतगर्दी का एक वाक़या पेश आया जिसमें 26 अफराद मारे गए। बेगुनाह शहरियों पर किया जाने वाला ये हमला इंतहाई काबिल मज़म्मत था। पाकिस्तान समेत दुनिया भर ने इसकी मज़म्मत की, मगर भारत ने बग़ैर किसी सबूत के पाकिस्तान को इसका ज़िम्मेदार ठहराया और फिर मई के पहले हफ्ते में पाकिस्तान में सिविलियन आबादी पर हमला कर दिया। भारत का अंदाज़ा ये था कि उनकी तैयारी 2019 से ज़्यादा है, जब उनके 2 तैयारे बालाकोट तक अंदर दाखिल हो गए थे। इस दफ़ा उनके पास राफेल शक्ल में वो तैयारा था जो फ़ज़ाओं का राजकुमार समझा जाता था। उन्हें यकीन था कि अव्वल तो पाकिस्तान के पास ऐसा कोई जहाज़ नहीं जो राफेल को शिकस्त दे सके। पाकिस्तानी जहाज़ मुकाबले में आएंगे भी तो गिराए जाएंगे। दूसरे, पाकिस्तान अपनी कमज़ोर माशी सूरत हाल की बिना पर ज़्यादा बड़ी जवाबी कार्रवाई से बाज रहेगा। भारत का ख्याल था कि अमरीका और मगरिब ने जिस तरह फ़लस्तीन के मामले में हमास के 7 अक्टूबर के हमले को जवाज़ बनाकर फ़लस्तीनियों के कत्लेआम के बावजूद इसराइल की हिमायत की, उसी तरह भारतीय हमले पर भी वो भारत की हिमायत करेंगे। इस्लामी ममालिक में पहले ही कोई दमखम नहीं, ना उनकी कोई हैसियत है। इनमें जो अहम तरीन अरब ममालिक हैं, उनसे भारत के पहले ही बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, इसलिए वो भी भारत का साथ देंगे। इसके बाद चीन ही रह जाता है, जो जाहिर है कि पाकिस्तान की तरफ से आकर जंग नहीं कर सकता। वो कुछ असलहा दे देगा जिससे निमटना फ्रांस, रूस और इसराइल से अरबों डॉलर में खरीदी गई टेक्नोलॉजी की बिना पर मुश्किल नहीं होगा। इन सब के साथ भारत के सरकारी मीडिया और बॉलीवुड की परफॉर्मेंस 2019 में इतनी शानदार रही थी कि जिस अभिनंदन का तैयारा गिराकर उसे कैदी बना लिया गया था, उसके ज़रिए से वो F-16 जो गिरा ही नहीं, उसे तबाह करवा के अभिनंदन को भारत का आला तरीन फौजी एजाज़ भी दिलवा दिया, वो भी फतह के राग अलापेगा। इस सब के बाद मोदी जी हिंदुस्तान के अजीम फाते और रखवाले बनकर सामने आएंगे और 75 साल की उम्र को पहुंचने के बावजूद बीजेपी उन्हें दोबारा वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए नामज़द करेगी। 7 और 8 मई की शब जब भारत के दर्जनों तैयारों ने पाकिस्तान के 6 मकामात पर 24 हमले किए, तो पहले मरहले में मोदी जी को अपना ये ख्वाब सच्चा साबित होता महसूस हुआ। भारतीय मीडिया में धूम मच गई, मगर हकीकत सबसे पहले भारतीय फ़ज़ाइया को समझ में आई, जिसके 6 जदीद तरीन तैयारे, जिनमें 3 राफेल थे, तबाह कर दिए गए। पाकिस्तान का एक तैयारा भी तबाह नहीं हुआ। ये सब कुछ एक ऐसे दौर में हुआ जब तमाम ताकतवर ममालिक के सैटेलाइट इस खित्ते के चप्पे चप्पे की निगरानी कर रहे थे ताकि जंग पर नज़र रखी जा सके। उन्हें फ़ौरन मालूम हो गया कि क्या हुआ है। पाकिस्तान ने इन 6 जहाज़ों के गिराए जाने को काफ़ी नहीं समझा, बल्कि मज़ीद जवाब देने का फ़ैसला किया। इस सूरत हाल पर मोदी सरकार की हालत ख़राब हो गई।
کیونکہ انہیں بتا دیا گیا تھا کہ ان کی ایئر فورس کو پاکستانی فضائیہ سے بچا کر دور محفوظ کر دیا گیا ہے، کیونکہ مزید فضائی مقابلے کا مطلب مزید جہاز گنوانا تھا۔ مودی سرکار نے فوراً یہ سفارت کاری شروع کر دی کہ ہم نے تو دہشت گردوں پر حملہ کیا تھا، جبکہ پاکستان جنگ پر آمادہ ہو گیا ہے، اس لیے جنگ رکوائی جائے۔ اس کے بعد سیز فائر اور ثالثی کا سلسلہ شروع ہوا۔ تاہم پاکستان نے اپنے قریبی دوست سعودی عرب کی یہ بات ماننے سے بھی انکار کر دیا کہ 6 پاکستانی مقامات پر حملے اور 6 بھارتی طیاروں کے نقصان پر سیز فائر کر دی جائے، جس کے بعد انڈیا نے پاکستان پر دباؤ بڑھانے کے لیے اور کسی درجے میں اپنے طیاروں کے نقصان کا ازالہ کرنے کے لیے پہلے اسرائیلی ڈرون اور پھر میزائلوں، خاص طور پر سپر سونک کروز میزائل برہموس سے پاکستان پر دوبارہ حملہ کیا۔ اس حملے میں پاکستان کے بعض ہوائی اڈوں کو جزوی طور پر کچھ نقصان پہنچا۔ اس کے بعد پاکستان کی طرف سے آپریشن بنیان مرصوص کو پوری قوت سے شروع کیا گیا، جس میں ایک طرف فتح میزائلوں کے ذریعے سے ہندوستان کے فوجی اہداف پر شدید حملے کیے گئے اور دوسری طرف JF-17 کو استعمال کیا گیا۔ ان حملوں میں متعدد ہوائی اڈوں کو نقصان پہنچانے کے علاوہ بریگیڈ ہیڈ کوارٹر اور برہموس میزائلوں کا ذخیرہ بھی اڑا دیا گیا۔ تاہم سب سے بڑا نقصان S-400 دفاعی نظام کا ریڈار تباہ کرنا تھا، جو JF-17 جہازوں نے ہائپر سونک میزائل سے تباہ کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب بھارتی سرکار کو پوری طرح اندازہ ہو چکا تھا کہ ان کی فضائیہ پاکستان کا مقابلہ کر سکتی ہے، اور نہ ان کے پاس S-400 سسٹم ہی فعال رہا ہے جو پاکستانی جہازوں اور میزائلوں کو روک سکے۔ ان حالات میں مزید جنگ کا مطلب یہ تھا کہ بھارت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ پاکستان کی آرمی مقبوضہ کشمیر میں داخل ہو کر اس پر قبضہ کر لے، کیونکہ دور جدید میں وہی فوج زمینی قبضہ کرتی ہے جس کے پاس فضائی کور ہو، اور یہ سہولت اس وقت صرف پاکستان کے پاس تھی۔ اس کے بعد صرف ایٹمی جنگ ہی آخری حل تھا جو کسی کے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ یہ وہ حالات تھے جن میں بھارت نے امریکہ سے درخواست کی کہ جنگ بندی کرائی جائے۔ پاکستان اپنے حالات کی بنا پر پہلے ہی جنگ نہیں چاہتا تھا۔ اس نے جو کچھ حاصل کر لیا تھا وہ بہت تھا۔ البتہ صدر ٹرمپ کے سامنے کشمیر اور پانی کا مسئلہ رکھا گیا، اور انہی شرائط پر سیز فائر قبول کی گئی کہ امریکہ کی نگرانی میں بھارت اور پاکستان کشمیر، پانی اور دہشت گردی سمیت تمام مسائل پر بات چیت کریں گے۔ جنگ بندی کی یہی وہ شرائط ہیں جن کے بعد صدر ٹرمپ گواہ ہیں، اور اسی لیے وہ بار بار اس بات کو دہراتے رہتے ہیں، اور آج تک بھارت کے وزیر اعظم یا کسی اہم شخص کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ اس بات کی تردید کر سکیں کہ امریکہ نے ان شرائط پر جنگ بندی نہیں کرائی۔ یہی وہ پس منظر ہے جس میں امریکہ نے خود جنگ بندی کا اعلان کیا۔ اس حوالے سے صدر ٹرمپ کا ٹویٹ درج ذیل ہے۔ ٹرمپ نے یہ اعلان دونوں ملکوں سے پہلے ان الفاظ کے ساتھ کیا: After a long night of talks mediated by the United States, I'm pleased to announce that India and Pakistan have agreed to a full and immediate ceasefire. اس کے بعد پاکستانی نمائندوں نے خوش دلی اور بھارتی نمائندوں نے اترے ہوئے چہروں کے ساتھ اس جنگ بندی کو تسلیم کر لیا۔ ابتدا میں بھارتی حیران و پریشان رہے کہ یہ ہوا کیا ہے، مگر پھر بھارتی میڈیا نے، جو پہلے ہی کراچی، لاہور، اسلام آباد پر بھارتی قبضے اور حملے کی جھوٹی خبریں دے کر بے وقت ہو چکا تھا، فتح کا جشن منانا شروع کیا۔ ساتھ ساتھ مودی جی نے مختلف شہروں میں عوامی اجتماعات کر کے اس شکست کو فتح میں بدلنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ ایک آدھ سال میں بالی ووڈ سے بھی کچھ فلمیں آ جائیں گی جن میں بھارتی فوج کے ہاتھوں پاکستان کی شکست کی تفصیلات انڈین عوام کے سامنے رکھ دی جائیں گی، اور عوام آنکھیں بند کر کے اس پر یقین بھی کر لیں گے۔ ان سب کے ساتھ دیگر ممالک میں بھی متعدد بھارتی وفود بھیجے گئے ہیں تاکہ پاکستان کو دہشت گرد ثابت کیا جا سکے۔ تاہم دنیا کے تمام دارالحکومتوں کو معلوم ہے کہ جنوبی ایشیا میں 8 سے 10 تاریخ تک کیا ہوا ہے۔ بھارت کے اپنے نقصان کی تمام تر تردید کے باوجود سٹاک مارکیٹوں میں رافیل کے شیئر نیچے اور چینی طیارے JC-10 کے شیئر اوپر چلے گئے۔ امریکہ، جس نے بھارت کو علاقے کی سپر پاور تسلیم کر لیا تھا اور پاکستان کو انڈیا سے ہٹا کر افغانستان سے ملا دیا تھا،
दोबारा इंडिया पाकिस्तान को एक जगह रखने लगा। IMF और वर्ल्ड बैंक समेत तमाम मालियाती इदारे पाकिस्तान को कर्ज फराहम करने लगे। पाकिस्तान को सलामती काउंसिल की इंसदादे दहशतगर्दी की कमेटी का नायब सदर मुंतखब कर लिया गया, जबकि तालिबान पर पाबंदियों की कमेटी की सरबराही भी इसके पास आ गई है। दौरान जंग चीन के अलावा तुर्किया, आज़रबाईजान, ईरान और ताजिकिस्तान ने पाकिस्तान की भरपूर हिमायत की। चीन के दबाव पर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ फौजी हमलों को गैर शरई करार दे दिया। सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ईद गुजारने के लिए सऊदी अरब बुलाया, जबकि चीन जदीद तरीन HQ-19 दिफाई निज़ाम जो 3000 किलोमीटर पर नज़र रख सकता है, J-35 5th जनरेशन तैयारे, J-500 एवॉक्स निगरानी के तैयारे, PL-17 मिसाइल पाकिस्तान को दे रहा है, जबकि आज़रबाईजान पाकिस्तान से 40 JF-17 जहाज़ खरीद रहा है। चुनांचे भारत जो जंग से कबल पाकिस्तान को जंगी हजीमत और सिफारती तन्हाई का निशाना बनाना चाहता था, अब खुद इसका निशाना बन गया है। खित्ते में बालादस्ती का भारतीय ख्वाब भी चकनाचूर हो चुका है। चाइना, जिसकी माशी तरक्की के सब मोतरिफ थे, उसकी असलहे की धूम भी दुनिया में मच गई और दुनिया के मुतादिद ममालिक चीनी असलहे की खरीदारी का इरादा जाहिर कर चुके हैं। अमेरिका ने जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के जिस इत्तेहाद के ज़रिए से चीन को घेरने का प्रोग्राम बनाया था, भारत उस इत्तेहाद की मरकज़ी ताकत था, जो पाकिस्तान जैसे 7 गुना छोटे मुल्क के मुकाबले में हजीमत के बाद ये साबित कर चुका है कि वो चीन के मुकाबले में बदरजा ऊला कमज़ोर है। चीन, जिसके मुतालिक ख्याल ये था कि 21वीं सदी के निस्फ आखिर में सुपर पावर बनेगा, वो इस जंग के नतीजे में 50 बरस पहले ही सुपर पावर बनकर सामने आ चुका है। 22 अप्रैल को जब पहलगाम का वाक़या हुआ तो किसी के सानो गुमान में भी ये बात न थी कि इसके आखिरी नताइज ये होंगे। ये जो कुछ हुआ वो उस बुनियादी खुदाई कानून के मुताबिक हुआ जिसमें अल्लाह ताला जुल्म को पसंद नहीं करते। अमेरिका के तहत मगरबी ममालिक पिछले 30 बरसों से दुनिया की गालिब ताकत बने, लेकिन उन्होंने इराक, अफ़गानिस्तान और फ़लस्तीन में बेगुनाह इंसानों के खून की नदियाँ बहा दी या इस काम में मदद फराहम की। चुनांचे अब वक्त आ गया कि मगरबी अक़वाम को लगाम डाली जाए और इस अमल का आगाज़ हो गया है। भारत के पास ये मौका था कि वो खैर व भलाई का अलमबरदार बनता, मगर शिर्क में मुब्तला लोग इक़्तिदार पाकर हमेशा जुल्म व फसाद बर्पा करते हैं। भारतीय इंतहा पसंदों ने यही किया और पहले अपने मुल्क में अक़लियतों को निशाना बनाया और फिर यही दीगर ममालिक के साथ करने लगे। यूँ अपने बारे में ये साबित कर दिया कि इस रवैये के साथ वो दुनिया में किसी बड़ाई के मुस्तहिक नहीं। रहा पाकिस्तान, तो पाकिस्तान को सिर्फ मोहलत दी जा रही है। हमारे रवैये किसी तौर पर ऐसे नहीं जो अल्लाह ताला को पसंद है, मगर यहाँ ईमान की दावत जिंदा है। जब तक ये दावत जिंदा रहती है, कौमों को मोहलत दी जाती है। इस अरसे में कौम को फैसला करना होता है कि उसे अपना रवैया बदलना है या नहीं। रवैया बदलेंगे तो दुनिया में मुकम्मल गलबा और इक़्तिदार दे दिया जाएगा। नहीं बदलेंगे और अखलाकी बहरान बढ़ता गया तो फिर एक दर्दनाक अजाब खुदा की तरफ से उतरेगा और किसी नेकोबद को नहीं छोड़ेगा। ये कैसे होगा, इसे अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। हम सिर्फ ये जानते हैं कि पाक भारत जंग के जो नताइज निकले वो खुदाई ताकत के बगैर नहीं निकल सकते थे। इन नताइज के ज़रिए से हमें मोहलत दी जा रही है, जिससे हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। सच्ची खुदा परस्ती इख्तियार करनी चाहिए, हक़ व सच का अलमबरदार बनना चाहिए। शिर्क, बिद्दत, झूठ, खयानत और बदकारी की राह छोड़कर तौहीद, सुन्नत, सच, अमानत और पाक दामनी का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। वरना जो खुदा बड़ी बड़ी कौमों को लगाम डाल सकता है, उसके लिए हम कोई चीज़ नहीं। वो जब चाहे हमें इबरत का निशान बना सकता है। ये हमारी नहीं, खुदा की दुनिया है। उसको नाराज़ करके यहाँ कोई कौम इज़्ज़त नहीं पा सकती।